हेलो एवरीवन, सो वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। सो आज हम आईआईटी दिल्ली के कैंपस में आ चुके हैं। आप सबने देखा होगा, पीछे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे आने का मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को यहाँ के स्टूडेंट से इंटरेक्ट कराए और एक्चुअली में आपको पता चले कि गेट क्लियर करने के कितने फ़ायदे हैं। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, कई बार आपको डिमोटिवेशन हुआ होगा कि एक्चुअली में गेट देना वर्थ है या नहीं है। बट फाइनली अगर आप अभी देखेंगे तो जब आप एक्चुअली में जिन बच्चों ने गेट को क्लियर किया है और उसके बाद में उनका प्लेसमेंट हुआ है और उन्होंने क्या क्या अचीव किया, उनके बारे में जब आप जानोगे तब आपको रियल नॉलेज पता चलेगी। ऐसे बहुत सारे रूमर्स होते हैं और उसकी वजह से कई बार स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आज मेरे साथ है हिमांशु, एंड हिमांशु का जो है प्लेसमेंट हुआ है मर्सिडीज़ के अंदर। एंड अभी अब उनसे सारा उनका एक्सपीरियंस जानेंगे, गेट से पहले और गेट से बाद में उनमें क्या इन्हेंसमेंट हुआ है। तो हाय हिमांशु, हाउ आर यू? हाय सर, आई एम फाइन। सो फाइनली लाइक आपका एक प्लेसमेंट हो चुका है, आईआईटी दिल्ली में आप प्लेसमेंट ले चुके, तो आपको लाइक अभी कैसा फील हो रहा है? अभी मतलब काफ़ी रिलीफ फील हो रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद एक स्टेबल टाइप की लाइफ चालू होने वाली है। तो हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बी के बाद गेट दिया, देन यहाँ पर आ गए। अच्छा, तो हिमांशु आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वैसे? सो मैं भोपाल से हूँ। तो मेरी बीटेक हुई थी, बीई हुई थी यूआईटी आरजीपीवी से, जो कि भोपाल का एक गवर्नमेंट कॉलेज है। सो यस। तो कॉलेज में जैसे आप किस टाइप के स्टूडेंट रहे, एवरेज या मतलब गोल्ड मेडलिस्ट? नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट तो डेफिनेटली नहीं था, बट एवरेज था। अब एवरेज कह सकते हैं। मतलब वहाँ पर कुछ पढ़ने का फ़ायदा था नहीं, प्लेसमेंट्स का ऐसा कुछ सीन नहीं था, तो मैंने इतने एफर्ट्स डाले नहीं था। ओके, तो फिर गेट की प्रिपरेशन आपने कितने टाइम पर करी थी? गेट मैंने अपने फाइनल ईयर के साथ चालू कर दिया था। ओके, तो और गेट में मतलब आपने फाइनल ईयर के साथ प्रिपरेशन करी, निकला कब था आपका गेट? 22 में फाइनल ईयर के साथ मेरी रैंक कुछ खास नहीं आई थी, 2000 के आसपास आई थी। एंड सेकेंड अटैम्प्ट में 21 में मेरी एक्सी में गेट रैंक थी 29, और जो मैकेनिकल थी उसकी थी 921। तो वो वाला एग्ज़ाम मेरा बिगड़ गया था। मतलब मुझे लग रहा था काफ़ी अच्छा जाना चाहिए था, बट मेरे को एक्सी ने कहीं ना कहीं संभाल लिया था। सो एक्सी के थ्रू मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया। ओके, तो एक्सी में मतलब जैसे एक्सी के बारे में कई बच्चों को ये पता नहीं होता कि उनका क्या स्कोप रहेगा, तो आपके पास एक्सी से और कौन कौन से ऑप्शन आए और मतलब मैकेनिकल से कौन से ऑप्शन आए इस रैंक के हिसाब से? सो मतलब डेफिनेटली एक्सी में रैंक अच्छी थी, मतलब 848 गेट स्कोर था। तो मैकेनिकल की क्या ऑप्शंस मिले वो पता नहीं चल पाए हैं, काइंड ऑफ। तो एक्सी से जो ऑप्शंस मिले हैं तो वो था आईएससी से स्टार्ट करते हैं। तो आईएससी में एरोस्पेस मिल गया था। ओके, एरोस्पेस मिल गया था, और एक और सीएफडी टाइप का एक और कोई कोर्स था वो मिला था, नैनो टेक्नोलॉजी, सॉरी, वो दोनों मिल गए थे। देन आईआईटी दिल्ली में ये मैकेनिकल डिज़ाइन मिला था। बिकॉज मतलब क्या मिल सकते थे वो पता एग्जैक्टली चल नहीं पाया, बिकॉज हम मेरे को टॉप प्रायोरिटीज़ मिल चुकी थी, मतलब सबसे मिला तो बाकी ऑप्शन तो फिर मिले, तो वो पता नहीं चल पाया इतना एग्जैक्टली। नीटी मुंबई मेरा क्लियर हो गया था, उसका भी हो गया था। एक्सी के थ्रू आईआईटी गुवाहाटी में डेटा साइंस, जो कि काफ़ी अच्छा कोर्स होता है, नॉन कोर जिसे पसंद हो, और आईआईटी रुड़की में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेम, एंड आईआईटी मद्रास में तीनों मैकेनिकल की सारी ब्रांचेस खुली थी। आई मीन प्रोडक्शन एंड थर्मल एंड डिज़ाइन। सेम गोज टू दिस आईआईटी बॉम्बे। तो बॉम्बे का डिज़ाइन नहीं मिल पाया था और आईईओआर नहीं मिल पाया था, बाकी सब मिल गया था। मीन्स थर्मल और प्रोडक्शन का तो आ गया था, मतलब ऑलमोस्ट आपको सारे ऑप्शन। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट था जो कि कानपुर का एमडेश करके कोर्स होता है डिज़ाइन का। यस, तो वो, और आईएम भी मिला था, आईएमई, आई थिंक आईएम इंडस्ट्री। कोप के जो राउंड होते हैं उसमें कौन से राउंड में आपको आईआईटी दिल्ली का ही ऑप्शन मिला था? आईआईटी दिल्ली का मेरे को मिला था थर्ड राउंड में। जैसे मतलब उन लोगों ने लेट काउंसलिंग चालू की थी, बट इससे पहले मेरे को बाकी जो बताया मैंने वो मिल चुके थे। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं तो बहुत सारा हमारा जो बेसिक्स होते हैं उतने क्लियर नहीं होते हैं। गेट क्लियर करते हैं तो थोड़ा हमारे फंडामेंटल अच्छे हो जाते हैं। बट आईआईटी में आने के बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई और उसके बाद आपने कैसे उनको इम्प्रूव किया? और प्लेसमेंट से रिगार्डिंग अगर आपने फर्स्ट ईयर के साथ ही एडमिशन लेने के साथ ही क्या प्रिपरेशन स्टार्ट करी? सो जैसे आईआईटी में एडमिशन लेते हैं तो सब लोग डबल माइंडेड होते हैं कि गेट डबल से देना है या फिर हमें एमटेक को ही कंटिन्यू करना है। श्योर, मैं तो जब अपनी मास्टर्स करा था तो मेरे को भी यही था कि मुझे प्लेसमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करना है, मुझे गेट ही देना है दोबारा। तो वो आई थिंक आपने भी क्लियरिटी करी होगी कि मुझे प्लेसमेंट में जाना है या गेट में जाना है। हाँ, सेम मेरे साथ हुआ था। तो मैं वही दोनों चीज़ों को साथ में कर रहा था। मीन्स गेट की तरफ थोड़ा हल्का हो गया था, बट एमटेक को कर रहा था।
एमटेक में थोड़ा एक ऐसा चेंज फेज मतलब महसूस होता है कि आपने जितना भी गेट में पढ़ा है ना उससे थोड़ा नया ही लगता है, मतलब सब चीज़ काफ़ी नहीं होती है। हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये थर्मोडायनेमिक्स का नॉर्मल क्वेश्चन है, अब 4 पन्नों वाला क्वेश्चन आएगा और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता है, वो काफ़ी चेंज हो जाता है, काफ़ी नए कॉन्सेप्ट मिलते हैं। फाइनाइट एलिमेंट जैसे टॉपिक इंट्रोड्यूस होते हैं, कंटिन्यूम मैकेनिक्स करके एक सब्जेक्ट होता है जो कि बहुत ही कठिन होता है। तो इस टाइप के सब्जेक्ट्स तो होते हैं। तो मैंने धीरे धीरे पढ़ना चालू किया, मतलब एमटेक्स में प्रोफेसर ऑब्वियसली सारे डाउट्स क्लियर कर ही देते थे। तो मेरे को जो डबल माइंडेड था तो वो थोड़ा सा एमटेक की तरफ इंक्लाइंड हो गया। एक और चीज़ ये है कि आपने जो गेट का एक ग्रुप बनाया था उसमें काफ़ी दोस्त मिले थे, जैसे ऋषि हो गया, रहमान हो गया, इन लोगों ने एमटेक की वो देखी थी कि स्कोप क्या है। तो इन लोगों ने उस चीज़ को तो एक बात भी आपको शेयर करना चाहूँगा कि जब वो प्रिपरेशन कर रहे थे मेरे टच में थे, और मैं उनसे कई बार बोलता था कि आपकी अगर टॉप 10 में रैंक आ जाएगी तो भी आप एमटेक करेंगे, बोले चाहे कुछ भी मेरी 1 भी आ जाएगी ना तो भी मैं एमटेक करूँगा। तो उनका इस लेवल का माइंड क्लियर था, एंड डेफिनेटली आज वो एमटेक कर भी चुके हैं, प्लेसमेंट भी ले चुके हैं। तो आपको पता होना चाहिए ना कि मतलब एक किस वे में आपको जाना है। तो उस ग्रुप के कारण मुझे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का मौका मिला कि एमटेक के कितने फ़ायदे हैं। सेम गोज टू ऋषि करिया करके एक है, हाँ, उनका इस बार रैंक भी इम्प्रूव हो गया। हाँ, बट उसने ऐसे ही दिया था टेस्ट। बट हाँ, तो इस टाइप से मेरे को वो एक्सप्लोर करने का मिला। तो जो डबल माइंड फेज था, और फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे सीजीपी अच्छे बन गए थे, 9 अबव हो गए थे, तो फिर वो मेरा टोटली इंक्लाइंड हो गया टुवर्ड्स एमटेक। तो फिर मैंने फर्स्ट बार गेट भी नहीं दिया, इतना ज़्यादा इंक्लाइंड हो गया था। तो बेसिकली जब आपने प्लेसमेंट के लिए शुरू किया, अपना कोर्स शुरू किया, तो आपने जैसा बोला कि मैंने गेट की प्रिपरेशन को भी थोड़ा साथ में मैनेज किया था। तो कितना टाइम आपको लाइक गेट की प्रिपरेशन में आप दे पा रहे थे, और कितना आपका कॉलेज में टाइम जा रहा था? तो फर्स्ट सेमेस्टर तो पूरा कोरोना में भी था, तो उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम फेस हुई नहीं थी, तो मतलब टाइम तो निकाल पा रहे थे, बट काइंड ऑफ मेरा इंक्लिनेशन उसमें हो गया था एमटेक में, तो मैंने गेट की प्रिपरेशन को छोड़ दिया था। बट तब भी इनिशियल 1-2 मंथ में मैं आराम से 6 घंटे दे पा रहा था। ओके, तो 6 आवर्स अगर आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है और रैंक भी अगर आपके आसपास आ रखी है तो वो मोर देन सफिशिएंट होता है। तो जो बच्चे लाइक अगर मान लीजिए गेट की तैयारी भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उस केस में फिर प्लेसमेंट को उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो भी नहीं है, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब प्लेसमेंट भी इशू नहीं होता है। अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट में आपको प्लेसमेंट हिंडर करेगा आपकी पूरी प्रिपरेशन में, और मोस्ट प्रोबेबली प्लेसमेंट में आपने कुछ एक्स्ट्रा किया, लाइक कोई कोर्सेज वगैरह किए, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है स्किल्स इंप्रूवमेंट? तो हाँ, सो सेकंड्स मतलब मैंने काइंड ऑफ स्टार्टिंग से मैंने बोला यहाँ पीछे नहीं रहना है, हर जगह ऐसे ही टाइम पास करते हुए आ गए। तो मैं डे 1 से सीनियर्स के कांटेक्ट में आ गया था एमटेक में। तो उन लोगों ने 2 चीज़ बोली थी, सीजीपीए बनाओ जिसके कारण आपको अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे। तो मैंने सीजीपीए बना लिया, और मतलब काफ़ी ठीक मेरा 9.5 सीजीपीए था एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट, मतलब जब मैं इंटरव्यू दे रहा था। एंड उसके बाद उनने बोला था प्रोजेक्ट बेहतरीन वाला चुनो, तो मैंने अपने हिसाब से जो मुझे कंफर्टेबल प्रोजेक्ट लेगा और जो इंडस्ट्री रिलेवेंट था, मेरा प्रोजेक्ट था डिजिटल ट्विन ऑफ अ गियर बॉक्स, तो ये थोड़ा इंडस्ट्री रिलेवेंट था, तो मैंने इस टाइप का प्रोजेक्ट ले लिया। तो इससे मेरा मतलब 80% मेहनत काम, मतलब 80% काम हो चुका था। उसके बाद नॉन कोर की तैयारी करनी थी। अब मैंने बोला यहाँ पर आए हैं, नॉन कोर भी हिट एक बार ट्राई दे देते हैं। तो मैंने समर वेकेशंस में थोड़े बहुत कोर्सेज किए थे डेटा स्ट्रक्चर्स के और बेसिक कोडिंग के, जो क्योंकि मेरा प्री रिक्विसाइट कोडिंग के रिलेटेड कुछ भी नहीं था, तो उस टाइप से मैंने उसकी कोर्सेज किए हैं और अपना थोड़ा एक कोडिंग वाला 2-3 प्रोजेक्ट करके उसको अच्छे लेवल पे लेके आया था। ओके, तो आप जैसे प्लेसमेंट सीजन के बारे में बात करें तो आईआईटी का प्लेसमेंट सीजन कब शुरू होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, आप उसको एक बार डिस्क्राइब करेंगे? क्योंकि काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हमें आईआईटी में जाके करना क्या पड़ेगा। हाँ, तो प्लेसमेंट सीज़न चालू होता है काइंड ऑफ सेकेंड सेमेस्टर के बाद, जो समर वेकेशंस होती है उसके एंड में हमें एक रेज्यूमे देना होता है, जो कि मिड ऑफ अगस्त तक होता है। आपको पूरा रेज्यूमे तैयार करके रखना पड़ेगा, जो मिड ऑफ अगस्त के बाद आप उससे हिंडर नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो आपको जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो आपको मिड ऑफ अगस्त से पहले कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं रिटन टेस्ट, जो कि प्लेसमेंट्स के 2 महीने पहले से चालू हो जाते हैं। तो ये अक्टूबर नवंबर में हमारे रिटन टेस्ट होते हैं। इस जगह मैं एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, बिकॉज कंपनीज आती हैं तो वो
इंटरव्यू के लिए 10 से 15 से 20 कभी कभी 30 लोगों को सिलेक्ट करती हैं, और जो प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं वो सारी ब्रांचेस होती हैं, इंक्लूडिंग अप्लाइड, मैकेनिकल, डिज़ाइन, थर्मल, प्रोडक्शन, समटाइम मटेरियल साइंस एक्सेट्रा, एनर्जी साइंस टू। तो ऐसे करके करीबन 100 लोगों का एक पूल हो जाता है, जिसमें से उन्हें 20 लोग सिलेक्ट करने होते हैं, तो वो रिटर्न टेस्ट के थ्रू करते हैं। तो अगर आपने रिटर्न टेस्ट की तैयारी नहीं करी या छोड़ दी, तो हो सकता है आपका इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट भी ना हो। तो एक ये चीज़ लोग मिस कर जाते हैं। ओके, तो सॉरी, यहाँ पे अगर आप प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो आपके हिसाब से कुछ आपको आइडियाज़ होगा अपने फ्रेंड्स का या दूसरी ब्रांचेस का, तो कुछ आप अपने स्टेट शेयर करना चाहेंगे प्लेसमेंट से रिगार्डिंग? बिल्कुल। सो मैकेनिकल डिज़ाइन से स्टार्ट करता हूँ। तो इसका एवरेज पैकेज ऑलमोस्ट 14 के आसपास गया है। आउट ऑफ 11 9 लोग प्लेस्ड हैं। दैन कम्स टू इंडस्ट्रियल, तो उसमें 12 लोग बचे थे, 12 में से 12 प्लेस्ड हैं, और इंडस्ट्रियल का सबसे प्यारा पैकेज गया है जो कि है 17 LP है एवरेज। काफ़ी लोगों का मतलब हाईएस्ट साइड 27 भी चला गया। दैन थर्मल का भी मतलब एक आधी बच्चा बचा है प्लेस होने से। आई डोंट नो अबाउट एवरेज पैकेज, सेम गोज टू प्रोडक्शन, बट उनका प्लेसमेंट में थोड़ा सा इशू आया है। ओके, तो एमटेक का हाईएस्ट पैकेज कितना गया आईटी का, कुछ दिल्ली का आपको आइडिया हो? एमटेक का हाईएस्ट मैकेनिकल डिपार्टमेंट का शायद 27 गया। ओके, बाकी ओवरऑल मुझे और ये भी मेरे को कंफर्म नहीं है, मतलब 27 है, इससे ज़्यादा हुआ तो मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, वैसे भी मैंने देखा है कि आईआईटी में मैं भी अपना टाइम स्पेंड कर, जनरली सब अपने ऊपर ही ज़्यादा फोकस रहता है Exactly. rather than डाटा कलेक्शन करने से अच्छा। तो बाकी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, गेट का जो एग्ज़ाम आपने दिया उससे पहले और उसके बाद आपकी लाइफ में कितना चेंज आया है? जैसे मैं अपना बताऊँ तो मेरी लाइफ में 360 चेंज आया है जिस गेट में रैंक आने की वजह से। तो आपकी लाइफ में आपने क्या क्या इंप्रूवमेंट देखे हैं? मैंने पहली बार क्लासेस में सुनना चालू किया है। आई मीन बीटेक के पहले मैं क्लासेस में बिल्कुल नहीं सुनता था, बीटेक में। अभी यहाँ आके मैं क्लासेस में सुनता हूँ, समझता हूँ। तो जो मेरी पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट हुआ है ना, नॉलेज वाइज एज वेल एज कम्युनिकेशन एंड सम ये सोशल नेटवर्किंग टाइप्स में, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है वो। ओके, तो अब आपकी ज्वाइनिंग कब है? मेरी ज्वाइनिंग 4 अगस्त से है। अच्छा, तो पार्टी कब मिल रही है इसकी? बिल्कुल, इस इंटरव्यू के बाद। डेफिनेटली। तो देखिए, मेरे को तो यहाँ पे पार्टी दे ही रहे हिमांशु जी, आप लोगों को भी मिलेगी डेफिनेटली। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी रैंक लेके आए और आप लोगों से भी मुझे पार्टी मिले। यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे कई स्टूडेंट जो है अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप भी किसी टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उस टाइम पे हम लोग काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं। कई बार हमें लगता है कि मेरा एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, या फिर मैं आईआईटी में पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, पीएसयू में पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, और ये चीज़ आपने भी फेस करी होगी। बट फाइनली जब आपने कैसे उन चीज़ों को ओवरकम किया और कैसे आप ये रैंक तक पहुंच पाए? मीन्स इनसिक्योरिटी को ओवरकम करने के लिए तो मैंने टेस्ट सीरीज़ देखी थी कि टेस्ट सीरीज़ में अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी अच्छा जाएगा, पेपर भी अच्छा ही जाएगा। तो काइंड ऑफ उससे मुझे अपना एक जजमेंट मिलता रहता था कि आप कहाँ गलत हो कहाँ सही हो, और वही सिली मिस्टेक वगैरह कवर अप करने पे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। बट हाँ, फाइनली मेरा एमई तो बिगड़ ही गया था, बट तब भी अगर वहाँ मेहनत नहीं लगी तो एक्सी में काफ़ी अच्छा गया था। लाइक सोम में मेरे शायद 1 मार्क्स का ही मिस्टेक हुआ था, जो 2 पार्ट्स होते हैं, तो काफ़ी अच्छा गया था। जो फ्यूचर में कई सारे बच्चे भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि एक्सी को भी उन्हें ट्राई करना चाहिए। मैकेनिकल तो है ही है, और मतलब नॉन कोर एरिया साइड भी अगर आप फ्लेक्सिबल हो जाने के लिए, तो वो चीज़ भी कर लेना चाहिए। जैसे आईआईटी दिल्ली में नॉन कोर का भी काफ़ी ठीक ठाक मतलब स्कोप तो रहता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हिमांशु जी ने अपना एक रियल एक्सपीरियंस शेयर किया है। आप लोग कई लोगों की बातें सुनते होंगे, आपको डिमोटिवेशन होता होगा। कई बार जो आपको बोल रहे होते हैं वो खुद एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते हैं, और फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर यही बोलते हैं कि गेट का एग्ज़ाम जो है उसकी कोई वर्थ नहीं है, और उसकी वजह से कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन को हार्म कर लेते हैं। बट अगर आप रियलिस्टिक पर्सन से सुनेंगे जिन्होंने एक्चुअली में उस एग्ज़ाम को क्लियर किया है, प्लेसमेंट लिए हैं, तो डेफिनेटली आपको आइडिया लगेगा कि प्लेसमेंट जो है वो वर्थ है। और यहाँ पे गेट में गेट के थ्रू अगर आप मास्टर्स में जाते हैं तो प्लेसमेंट आपके होते हैं, आप लोग अच्छे से वो चीज़ें मैनेज कर सकते हो, टाइम मिल जाता है, आप जाके गेट की दोबारा प्रिपरेशन करके अपनी रैंक इंप्रूव करवाना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। अगर आप रैंक इंप्रूव करने के अलावा आप सोचते हो कि मुझे तो प्लेसमेंट ही लेना है, तो वो भी आप लोगों के पास चांसेस अवेलेबल है। मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि मेजर कौन कौन सी कंपनीज आई थी? ये बच्चों का सवाल जनरली मेरे पास रहता है। कंपनीज़ की लिस्ट ऐसे चालू होती है कि बजाज थी, मर्सिडीज़, वॉल्वो आइचर,
देन रहमान जी का भी स्लम्बर्जर, उसमें वॉल्वो में ही हाँ हुआ है। वॉल्वो में रहमान का हुआ है। स्लम्बर्जर आई थी, देन टीवीएस आई थी, कैटरपिलर आई थी, एंड और भी काफ़ी सारी थी। मतलब जी ऑप्शंस आपके जी भी पास काफ़ी रहते हैं, अच्छी ऑन एन कंपनी। एवरेज सब बच्चों के पास ऑप्शंस रहते हैं, अगर उनके स्किल्स होगा तो अच्छा placement स्किल्स होगा, आप बस मेजर प्रोजेक्ट को तैयार कर लो, और हाँ बेसिक गेट क्वेश्चंस भी आते हैं इंटरव्यू में। और जो कोर्स प्रोजेक्ट चलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर कोर्सेज करते हो तो हर एक प्रोफेसर आपको एक प्रोजेक्ट देता है, उस प्रोजेक्ट को खुद से करना है, बिन कहीं से टीपैट आप ही वगैरह नहीं करना चाहिए, खुद से कर लेना चाहिए। तो वो काफ़ी एक बहुत हाई लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। बाकी कई सारे स्टूडेंट इससे बाहर भी जाते हैं मास्टर PhD वगैरह करने के लिए, हाँ हाँ, स्कॉलरशिप मिल जाती तो है डार्ट। हाँ डार्ट स्कॉलरशिप भी यहाँ पर रहती है, वो भी मतलब मिलती है। ऑप्शन सारे रहते हैं। देखिए एक बार अगर आप IIT में पहुंच गए ना, तो आपके पास किसी भी फील्ड में एक्सप्लोर करने के ऑप्शंस रहेंगे। इवन आप ऐसा है कि आप मास्टर्स के साथ साथ आप किसी अगर मेरी जर्नी देखें तो मैं टीचिंग फील्ड में आया हूँ, यहाँ पे ये लोग कोर कंपनी में प्लेसमेंट ले रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, डिपेंड करता है कि आप एक बार इस प्लेटफॉर्म पे पहुँचो, आप में अगर स्किल्स है तो ये प्लेटफॉर्म आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है। तो मैं यहाँ पे हिमांशु जी का थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, और काफ़ी सारे बच्चे आपको देख के इंस्पायर होंगे। सर एक टाइम थैंक पे यू, आप भी आपको कई लोग भी। इंस्पायर हुए होंगे। हाँ मुझे भी इस टाइप से कन्वे करना था। तो तो या आप लोगों को अगर हिमांशु जी से कोई स्पेसिफिकली क्वेश्चंस है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं। मैं हिमांशु जी को जब भी टाइम मिलेगा, मुझे जब भी टाइम मिलेगा, हम लोग रेस्पॉन्ड करेंगे। और भी आपको IIT दिल्ली मास्टर्स के लिए या कुछ भी जानना है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। बाकी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा सभी को। थैंक्स यू हिमान जी आपका टाइम देने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको रहमान जी के साथ मिलेगा, उनका वॉल्वो में प्लेसमेंट हुआ है, और काफ़ी शानदार पर्सनैलिटी है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इवन वो प्लेसमेंट में भी कोऑर्डिनेटर उसमें भी उन्होंने वर्क किया है, तो बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन उसमें मिलेगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड सी यू इन अनदर वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।